आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आपका सिलेक्शन सीरीज का 4th नंबर का लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिए। सिलेक्शन सीरीज नाम से प्लेलिस्ट हमने बना दी है। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन आपका क्या है कि दूसरा तमिल संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। कारण आपका क्या है कि इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए जब हम बात करते हैं संगम की तो टोटल आपके दक्षिण भारत में 3 संगम आयोजित किए गए हैं। संगम होते क्या हैं, जैसे आप आजकल देखते हैं कुमार विश्वास है, प्रियांशु गजेंद्र है, बहुत सारे कवि लोग मिल करके कवि सम्मेलन करते हैं। वैसे ही दक्षिण भारत में कवियों का सम्मेलन होता है और इन कवियों के सम्मेलन को ही संगम कहा जाता है। तो तमिल जो किंवदंती हैं उनके अनुसार टोटल आपके दक्षिण भारत में 3 संगम बनाए गए हैं। जो प्रथम संगम आयोजित होता है वो आपका मदुरै में आयोजित होता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें देवता और महान संतों ने पार्टिसिपेट किया था। जो प्रथम संगम होता है इसका फिलहाल तो कोई भी साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी मतलब कोई भी इसमें ग्रंथ वगैरह नहीं लिखे गए हैं। वही जो आपका दूसरा संगम होता है वो कपाटपुरम में आयोजित किया जाता है और इस संगम में एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ आपका तोलकपियम है, जो कि आपके तमिल व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है और इसके रचयिता आपके तोलकपियर हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि प्रथम संगम में कोई साहित्यिक ग्रंथ नहीं मिला है, जबकि दूसरे संगम में आपके तोलकपियम नाम का एक ग्रंथ मिला है जो कि तमिल व्याकरण से संबंधित है। वही जो आपका तीसरा संगम होता है वो मदुरै में होता है। इसमें अधिकांश ग्रंथ आपके नष्ट हो चुके हैं, लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बहुत सारे समूह ग्रंथ और महाकाव्य मिले हैं। देखिए जो ये आपके समूह ग्रंथ और महाकाव्य मिले हैं तीसरे संगम में, इन्हीं के आधार पर हमें संगम काल के बारे में पता चलता है कि कौन सा वंश था चल रहा था। चेर वंश, पांड्य वंश, चोल वंश, बहुत सारे वंश हुए, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। तो तीनों बातें आप याद रखेंगे कि प्रथम संगम मदुरै में, दूसरा संगम कपाटपुरम और तीसरा संगम फिर से मदुरै में आयोजित किया जाता है। तो चलिए अपने प्रश्न पे हम चलते हैं। अब यहाँ आप कथन देख सकते हैं कि दूसरा तमिल संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। तो ये कथन आपका पूरी तरीके से सही है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया भाई प्रथम संगम आपका मदुरै में, दूसरा संगम कपाटपुरम, तीसरा संगम फिर से मदुरै। तो पहला कथन आपका पूरी तरीके से सत्य हो जाएगा। कारण क्या है कि इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो भाई ये गलत है, कारण पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो दूसरा संगम हुआ है उसमें आपको पता है कि तमिल ग्रंथ मिलता है तोलकपियम, जिसे तमिल व्याकरण ग्रंथ भी कहा जाता है। तोलकपियर ने इसकी रचना की है। तो दूसरा कारण जो आपका है ये गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। ए सत्य है, आर असत्य है, सी राइट आंसर हो जाएगा। हम आगे चलेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि दक्षिण भारत के तमिल संगमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि संगम तमिल कवियों का एक सम्मेलन था। तो एकदम सही बात है, तमिल कवियों का ही सम्मेलन था। अगर अभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि संगम तेलुगु कवियों का सम्मेलन था, संगम हिंदी कवियों का सम्मेलन था, इस तरह का कथन अगर बना दें तो आपको ध्यान रखना है चीज़ कि भाई संगम सिर्फ और सिर्फ तमिल कवियों का सम्मेलन था। प्रथम कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है। वहीं दूसरा कथन आपका क्या है कि चेर शासकों द्वारा इन सम्मेलनों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। ये एकदम गलत बात है। संगम सम्मेलन थे, उनको शाही संरक्षण जो प्रदान किया था 8वीं शताब्दी में, वो आपके पांड्य राजाओं ने किया था। तो दूसरा कथन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। प्रथम सही है आपका, तो केवल एक राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि तोलकापियम ग्रंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि इसके लेखक आपके तोलकापियर हैं। एकदम सही बात है, जो पहला एकदम सही है कि भाई तोलकापियर ने इस ग्रंथ को लिखा था। ये जो आपका ग्रंथ है तोलकापियम, ये आपका व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। तो दूसरा कथन भी इसी पे है कि यह व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है। एकदम सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। यह तृतीय तमिल संगम का एकमात्र उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये आपका तोलकापियम लिखा गया है ये दूसरे तमिल संगम में लिखा गया है। तो एक दो आपके सही हैं, तीसरा गलत हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन आपका क्या है
कि निम्नलिखित में से कौन सा 10 कविताओं का संग्रह है जो कि तृतीय संगम का दूसरा संग्रह ग्रंथ है। मैंने पहले ही बताया जो आपका तीसरा संगम होता है वो मदुरै में आयोजित किया जाता है। इसमें अधिकांश ग्रंथ तो फिलहाल नष्ट हो चुके हैं, लेकिन जो भी ग्रंथ मिले वो समूह ग्रंथ मिले हैं। समूह ग्रंथ के साथ साथ महाकाव्य भी मिले हैं। तो 10 कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो ये आपका पत्तुपातु जो आपका ग्रंथ है इसमें 10 कविताओं का संग्रह किया गया है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल अथवा पंचम वेद भी कहा जाता है? तो जो तमिल साहित्य का आप बाइबिल कह लीजिए या आप तमिल साहित्य का 5वां वेद कह लीजिए, ये आपका तिरुक्कुरल ग्रंथ को कहा जाता है। और तिरुक्कुरल ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो आपके तिरुवल्लुवर हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। शिलप्पाधिकारम जो आपके हैं इसके रचयिता इलांगो अदिगल हैं। और ये मणि मेखले जो हैं वो सितले सतनार इसके रचयिता हैं। तोल्काप्पियम के मैंने पहले ही बता दिया कि भाई तोल्काप्पियर इसके रचयिता हैं। तिरुक्कुरल की बात आए तो तिरुवल्लुवर इसके रचयिता हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर तमिल साहित्य सूची 1 में दे रखा है, सूची 2 में आपका उसके लेखक दे रखे हैं। तो शिल्पाधिकारम जो आपका ग्रंथ है ये आपके इलांगो अदिगल ने लिखा है। मणि मेखले सितले सत्तनार ने लिखा है। तुल्काप्पियम ने लिखा है। तिरुक्कुरल जो आपका है तिरुवल्लुवर ने लिखा है। तिरुक्कुरल के बारे में मैंने पहले बताया, तमिल साहित्य का ये 5वां ग्रंथ माना जाता है, मतलब तमिल साहित्य का 5वां वेद कहा जाता है। तमिल साहित्य का बाइबिल भी इसे कहा जाता है। वहीं तोल्काप्पियम जो आपका ग्रंथ है ये व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है और इसके रचयिता तोल्काप्पियर हैं। तो फिलहाल ए का पहला, बी का दूसरा, 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस संगम कवि को पारी नामक चेर राजा ने संरक्षण दिया था? तो कपिलर जो थे, कपिलर नाम के कवि थे, इनको शाही संरक्षण दिया था आपके पारी नामक चेर राजा ने। देखिए जो आपका चेर राजवंश है, पांड्य राजवंश है या चोल राजवंश है, ये दक्षिण भारत से संबंधित राजवंश है। और साथ में आप ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि ये संगम कालीन राजवंश है। तो फिलहाल यहाँ पर जो पारी नामक चेर राजा ने संरक्षण किसे दिया था? कपिलर को संरक्षण दिया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख मिलता है। दूसरा कथन क्या है कि 8वीं सदी ईस्वी में इरेनार अगप्पोरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया। देखिए पहला कथन क्या है कि कलिंग का जो खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख है, खारवेल जो आपके थे वो चेदी वंश के राजा थे और महानतम शासकों में गिने जाते हैं। तो इनका जो हाथी गुम्फा शिलालेख है इसमें तमिल राज्यों का उल्लेख किया गया, एकदम सही बात है। इनके साथ में अगर आप देखते हैं मेगास्थनीज हो, स्ट्रेबो हो, प्लिनी हो, तो इन्होंने जो रचनाएं की हैं, जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है, तो उसमें भी तमिल राज्यों का उल्लेख मिलता है। वहीं जो आपके 8वीं सदी में इरेनार अगप्पुरल थे, उन्होंने एक भाष्य लिखा, जैसे कि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है, उन्होंने भी भाष्य की रचना की है। तो जो रचना इन्होंने की है उसमें तीनों संगमों का वर्णन किया गया है, ये कथन भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सत्य है, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि संगमकालीन शासक सेनगुट्टवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि ये चोल वंश के एक महान शासक थे। दूसरा कथन क्या है कि वह दक्षिण भारत से चीन में दूध भेजने वाले पहले व्यक्ति थे। जो सेनगुट्टवन थे वो चोल वंश के महान शासक नहीं थे, ये चेर वंश के महान शासक थे। तो चेर वंश के सबसे महान शासक आपके सेनगुट्टवन थे। तो ये प्रथम कथन आपका पूरी तरीके से असत्य हो जाएगा, इसे हम कहेंगे भाई ये नहीं हो सकता, ये चोल वंश के नहीं, ये चेर वंश के हैं। वहीं दूसरा कथन कह रहा है कि भाई भारत से चीन में दूध भेजने वाले पहले व्यक्ति थे, ये कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है। सेनगुट्टवन के बारे में और चीज़ें आप जान लीजिए कि सेनगुट्टवन को लाल या अच्छे चेर भी कहा जाता है। साथ में इन्होंने पत्नी पूजा की एक प्रथा चालू की थी जिसे कड़ग्गी पूजा कहा जाता है। कल को ये प्रश्न आ जाए कि पत्नी पूजा जैसी प्रथा किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी, तो सेनगुट्टवन आपको लगाना है और ये चेर वंश के शासक थे। तो फिलहाल यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से असत्य है, दूसरा कथन सत्य है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि संगमकालीन चोल राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन क्या है कि उनके शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा था, जिसे बाद में चोल मंडलम के नाम से जाना जाता था। दूसरा कथन आपका क्या है कि चोल राजाओं में करिकाल एक महत्वपूर्ण शासक थे। देखिए, चोल राजवंश हो, चेर राजवंश हो, पांड्य राजवंश हो, ये सब आपके दक्षिण भारत से संबंधित है। वही कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है ये इन्हीं से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका कावेरी का डेल्टा है, तमिलनाडु का क्षेत्र पड़ता है, और यहाँ पर जिसका शासन था वो चोल राजवंश का शासन था। इसी का नाम धीरे धीरे चोल मंडलम कर दिया गया था। तो प्रथम कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है, और चोल राजाओं में करिकाल एक महत्वपूर्ण शासक हुए, ये भी कथन सत्य है। तो 1 और 2 आपके दोनों सत्य हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चोल राजवंश की अगर बात करें तो इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इनके पास कुशल नौसेना थी। कुशल नौसेना के जरिए ही ये लोग इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया बहुत जगह अपना शासन का विस्तार करते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो उरेयूर को अपनी राजधानी बनाई थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि संगम कालीन पांड्य राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि यह राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था। अब सुदूर दक्षिण समझ सकते हैं आप, ये जो आपका क्षेत्र पड़ता है सुदूर दक्षिण, और दक्षिण पूर्व आपका ये वाला क्षेत्र पड़ जाएगा। तो लगभग आपका कावेरी डेल्टा के इधर का जो क्षेत्र था यहाँ पर पांड्य राजवंश का शासन था। ये आपका क्या है, ये आपका दक्षिण है, और ये आपका क्या है, पूर्व है। तो ये आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ये आपका दक्षिण है, ये पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो आपका दक्षिण पूर्व जो पड़ेगा इस जगह पड़ेगा। तो दक्षिण पूर्व पर जो आपका शासन व्यवस्था था वो पांड्य राजवंश का था। एकदम सही कथन है, पहला कथन सही है और इससे हम सहमत हैं। दूसरा कथन क्या है कि उरेयूर इसकी प्रारंभिक राजधानी थी, जो बंगाल की खाड़ी के साथ थम्पर पराड़ी के संगम के पास स्थित थी। तो ये कथन आपका पूरी तरीके से असत्य है, क्योंकि उरेयूर के बारे में मैंने पहले बताया कि जो चोल राजवंश था उनकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो आपकी उरेयूर थी। वहीं जो पांड्य राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी वो आपकी कोरकई थी। वैसे पांड्य शासन की प्रमुख राजधानी आपकी मदुरै कही जाती है, लेकिन अगर प्रारंभिक राजधानी की बात आएगी तो कोरकई होगी। देखिए, पांड्य राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह है वो मछली है। इन्होंने तमिल संगमों को संरक्षण दिया और शाही संरक्षण दिया है। पांड्य राजवंश की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी कि ये नियमित सेना रखते थे, परमानेंट सेना, जैसे कि आपका भारत देश रखता है, परमानेंट सेना होती है, सबको सैलरी दी जाती है, बाकायदा सुविधाएं दी जाती है। चाइना में ऐसा होता है, अमेरिका में होता है। तो परमानेंट सेना की व्यवस्था आपके पांड्य राजवंश में थी। वहीं कुशल नौसेना की अगर बात आती है तो चोल राजवंश के पास कुशल नौसेना थी। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि संगम काल में कासु, कनम, पोन आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। मतलब जो आपका संगम काल था उसमें कासु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था, कनम शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था, पोन शब्द किस चीज़ के लिए प्रयुक्त होता था। तो ये जो शब्द प्रयुक्त होता था ये सिक्कों के लिए प्रयुक्त होता था। सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि संगम कालीन पांड्य राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका क्या है कि पांड्यों का उल्लेख मेघास्थनीज ने भी किया है। उन्होंने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था, कि मतलब ये राजवंश जो था वो मोतियों का बढ़िया तरीके से व्यापार करता था और मोतियों का उत्पादन बहुत ही अच्छे लेवल पे इस राजवंश के द्वारा किया जाता था। नल्युकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। तो देखिए, दोनों कथन आपके एकदम सत्य हैं। तो पांड्य राजवंश आपका मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राजवंश के बारे में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि पांड्य राजवंश में जो समाज था उसमें विधवाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, अर्थात आपके सती प्रथा के साक्ष्य वहां से मिलते हैं। पांड्य राजवंश में ब्राह्मणों का काफी वर्चस्व था। कालभ्रष्ट जनजाति के लोग पांड्य राजवंश के ऊपर हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं, और इस वजह से पांड्य राजवंश का धीरे धीरे क्षय हो जाता है। नल्युकोडन जो था वो संगम वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। ज्ञात पांड्य शासक कह लीजिए, मतलब अगर पूछ ले कि अंतिम पांड्य शासक कौन है तो नल्युकोडन आप कहेंगे, क्योंकि वही एक ज्ञात पांड्य शासक है जिसके बारे में अंतिम रूप से हमें पता है। तो यहाँ पहला कथन दूसरा कथन दोनों सत्य, तो 1-2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ संगम कालीन राजवंश दे रखा है, उसके प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं। जैसे आपका चोल राजवंश है वो बाघ से संबंधित है, एकदम सही बात है। चोल राजवंश जो था उसका जो प्रतीक चिन्ह हुआ करता था वो बाघ हुआ करता था, कि भाई हम बाघ हैं।
मतलब चोल राजवंश के जो झंडा वगैरह होता था उसमें बाघ के चिन्ह मिलते हैं। वहीं पांड्य राजवंश जो था उसका जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली था। जो चेर राजवंश था वो आपका धनुष प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग करता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला कथन भी सत्य है, ठीक, दूसरा भी सत्य, तीसरा भी सत्य, तो 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, संगमकालीन राज्य व्यवस्था और प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका क्या है कि संगम काल के दौरान वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था, मतलब राजा का बेटा राजा बनता था। ये एकदम सही बात है। जो आपका संगम काल का टाइम पीरियड था उसमें यही व्यवस्था थी कि राजा जो होते थे वो अपना युवराज घोषित करते थे और राजा की मृत्यु के बाद वही युवराज राजा बन जाता था। तो प्रथम कथन पूरी तरीके से आपका सत्य है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दूसरा कथन आपका क्या है, इस काल में लूटी गई संपत्ति को भी राजकीय आय नहीं माना जाता था। तो दूसरा कथन पूरी तरीके से आपका असत्य है, क्योंकि इस काल में यानी संगम काल में जो लूटी गई संपत्ति होती थी, युद्ध से लूटी गई संपत्ति, उसे राजकोषीय आय माना जाता था। देखिए संगमकालीन राज व्यवस्था में कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि भाई वंशानुगत राजतंत्र प्रचलन था, साथ में नियमित सेना रखने का साक्ष्य मिलता है, जैसे पांड्य राजवंश में नियमित सेना रखने का साक्ष्य था। देखिए राज्य की मुख्य आय का स्रोत भूमि राजस्व होता था, भूमि से जो राजस्व आपका निकल के आता था, भाई 1/3 लगा दिया, 1/6 लगा दिया। वहीं विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क लगाना राज्य की मुख्य आय का स्रोत था। तो यहाँ फिलहाल आपका पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य है, तो केवल एक राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इस काल में सामाजिक स्तरीकरण के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इस काल में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए जो संगमकालीन राज्य व्यवस्था थी उसमें सामाजिक स्तरीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मतलब आज की डेट में आप जैसे देखते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, उसी तरीके से आपके संगम काल में भी होते थे। उनका नाम अलग होता था, अभी उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन सामाजिक स्तरीकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। वहीं दूसरा कथन क्या है कि इस काल में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये कथन पूरी तरीके से असत्य है। दास प्रथा प्रचलित थी और बहुत बड़े लेवल पर प्रचलित थी, यानी जैसे आज आप देखते हैं गाय भैंस इनके सबके बाजार लगते हैं ना, उसी तरीके से दासों के बाजार लगते थे, दासों का व्यापार होता था, दास खरीदे और बेचे जाते थे। तो दूसरा कथन आपका असत्य हो जाएगा। वही पहला कथन आपका सत्य है, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो आपका केवल एक राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संगमकालीन समाज वर्गों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मैंने अभी बताया कि भाई सामाजिक स्तरीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ आपको मिलान करना है। जैसे आपका सूची 1 में क्या दे रखा है, समाज में जो वर्ग होते थे और आज के जो वर्ग हैं उनको क्या कहा जाता था। जैसे आपका सुड्डुम है, तो आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो ब्राह्मण, मतलब उस समय ब्राह्मण को सुड्डुम कहा जाता था। वहीं जो अरसर, अरसर यानी आज की डेट में अगर आप क्षत्रिय देखते हैं, योद्धा देखते हैं, तो उस समय अरसर कहा जाता था। वहीं वेनिगर जो होते थे, व्यापारियों को वेनिगर कहा जाता था। वेल्लाल आपके किसान होते थे और वेल्लाल धनी किसान होते थे। धनी किसान का मतलब आप समझ सकते हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खेती होती थी, तो उन्हें धनी किसान कहा जाता था। भाई ज़्यादा पैसा है तो आप क्या हैं, व्यापारी हैं, लेकिन ज़्यादा खेत है आपके पास तो आप धनी किसान हैं, और उन धनी किसानों को ही वेल्लाल कहा जाता था। तो फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं ए का आपका दूसरा हो जाएगा और बी का तीसरा और सी का पहला। तो 2 3 1 4 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 3 4 1 दे रखा है, तो यहाँ 1 कर लेना, यहाँ 4 कर लेना, तभी सही होगा, क्योंकि यहाँ सी आपका सही हो जाता है। लेकिन क्या है कि यहाँ गलत लिखा है, तो 2 3 1 4 फिलहाल होगा, ये आप ध्यान रखना, ये आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 में भूमि का नाम दे रखा है, सूची 2 में उसके प्रकार दे रखे हैं। तो टोटल में बता दूं, आपके संगम काल में 5 तरह की भूमियाँ होती थी और उन 5 तरह की भूमियों के अलग अलग नाम होते थे, तो उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। 4 भूमि बताई गई है, 5वीं में बता दूंगा। तो मूल्य किसे कहा जाता था, मूल्य जो होती थी वो देहाती भूमि को कहा जाता था। देहाती भूमि जैसे गांव वाले लोग जहाँ रहते हैं उसे देहाती भूमि आप कह सकते हैं।
तो मूल्य देहाती भूमि को कहा जाता था। वहीं जो मर्दम होती थी वो आपकी कृषि भूमि को मर्दम कहा जाता था। पाले जो कहा जाता था वो रेगिस्तानी भूमि को कहा जाता था। नेथल जो होती थी वो समुद्रवर्ती भूमि को कहा जाता था। अब पांचवी टाइप की जो भूमि बचती है वो आपकी बचती है कुरिंची। तो ये आप ध्यान रखना, कुरिंची जो आपकी थी वो पहाड़ी भूमि थी, तो पहाड़ी भूमि को कुरिंची कहा जाता था। तो फिलहाल यहाँ ए का दूसरा हो गया, बी का तीसरा हो गया, सी का चौथा हो गया, तो 2 3 4 1 आपका हो गया, सी राइट आंसर हो जाएगा। और कुरिंची के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि भाई कुरिंची जो होती थी वो पहाड़ी भूमि को कहा जाता था। अब 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, संगम काल में कुरिंची शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो किसके लिए किया जाता था? ये आपका किया जाता था पहाड़ी भूमि हेतु। ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ते हैं तभी जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और जो ये लेक्चर आपके चल रहे हैं ना, ये फुल डिटेल लेक्चर है। अगर इसे आप सही से देख लेंगे, इनिशियल लेवल से स्टार्ट करके बढ़िया तरीके से कोई भी प्रैक्टिस सेट आप उठाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने हैं। भाई जो ये आपके क्वेश्चन में करवा रहा हूँ करवा ही रहा हूँ, जो एडिशनल चीज़ें बताता हूँ उसे भी सुनना है आपको। देखिए सिलेक्शन सीरीज के लेक्चर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर के लिए क्विज ग्रुप भी हमने स्टार्ट किया है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें 50 क्विज डेली के दिए जाते हैं। मतलब 4 महीने बाद अगर आर का एग्जाम है तो आर एग्जाम होने से पहले पहले आप 6000 के करीब क्वेश्चन का अटेम्प्ट करेंगे। डेली 50 क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो आपको अपने आप के बारे में पता भी चलेगा कि आप कितना पढ़ाई करते हैं। भाई 50 क्विज आपको मिले, उसमें से आपने अटेम्प्ट किया, और अगर 20 क्विज ही सही कर पा रहे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर 30 प्लस जा रहे हैं तो हाँ एवरेज है, अगर 40 प्लस जा रहे हैं तब मान के चले कि हाँ आप सिलेक्शन के करीब हैं। तो इसलिए क्विज ग्रुप आपके लिए ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन उसमें हम हिंदी के देते हैं, 10 आपके करंट अफेयर के, 20 जीके जीएस के होते हैं। 20 क्वेश्चन अगर डेली के हिंदी के लगाते हैं तो आप समझ सकते हैं 600 क्वेश्चन आपके महीने के हो गए। वहीं 4 महीने में 2400 क्वेश्चन आप हिंदी के लगा लेंगे, तो 60 में 60 हिंदी में ला सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से 50 क्वेश्चन डेली की अगर जोड़ते हैं तो 6000 के करीब क्वेश्चन आप लगाएंगे। तो जो भी एस्पिरेंट क्विज ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्ज रखा गया है 149 रुपीज़ का। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में मुरुगन की पूजा सबसे प्राचीन मानी जाती है एवं भगवान मुरुगन से संबंधित त्योहारों का संगम साहित्य में उल्लेख किया गया है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन क्या है कि संगम कालीन समाज बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से अपरिचित था। देखिए जो पहला कथन है उस पर हम चलते हैं। भाई मुरुगन जो है वो आपके भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं, जो कार्तिकेय भगवान है, और उनकी पूजा सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में की जाती है और उन्हें मुरुगन नाम से जाना जाता है। और ऐसा जो है संगम साहित्य में उल्लेख भी मिलता है। तो ये कथन पूरी तरीके से आपका सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुरुगन के साथ साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है, उन्हें मयोन नाम से जाना जाता है। कल को ये क्वेश्चन आ जाए कि संगम साहित्य में विष्णु भगवान को किस नाम से जाना जाता था, तो मयोन नाम से जाना जाता था। वहीं वंदन नाम से इंद्र की पूजा भी की जाती थी, अभी भी की जाती है। अभी भी मुरुगन भगवान की पूजा होती है वहाँ, मयोन नाम से विष्णु भगवान की पूजा होती है, वंदन नाम से इंद्र की पूजा होती है। वहीं दूसरा कथन आपका क्या है कि संगम कालीन समाज बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से अपरिचित था। यह कथन पूरी तरीके से असत्य है, क्योंकि जो संगम कालीन राजवंश था उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत सारे राजाओं ने संरक्षण दिया है। तो आप परिचित नहीं थे, ये आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका पहला कथन सत्य है, केवल एक ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, संगम कालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, इस काल में महिलाओं को अपने जीवन साथी चुनने की अनुमति थी, किंतु विधवाओं का जीवन दयनीय था। दूसरा कथन क्या है कि समाज में उच्च स्तर पर सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। देखिए जो संगम काल था उसमें पहली बात तो ये है कि जो महिलाएं थी वो अपना जीवन साथी चुन सकती थी, महिलाओं को पूरी आज़ादी थी, महिलाओं को अत्यधिक सम्मान भी मिलता था, उनकी प्रतिष्ठा भी थी। क्योंकि ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि ओबेयार नाम की कवियत्री हो, नच्चेलियर नाम की कवियत्री पाई गई है। तो जाहिर सी बात है भाई, कवियत्री थी तो सभा में जा करके बोलती थी, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें आज़ादी थी। जैसे आप आजकल देखते हैं अनामिका अंबरजैन है, मनु वैशाली है, बहुत सारी कवियत्री हैं। तो उस समय ओबेयार और नच्चेलियर नाम की कवियत्री थी।
तो बौद्धिक गतिविधियां होती थी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी महिलाओं की थी, लेकिन जो विधवाओं का जीवन था वो दयनीय था। ये पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। वहीं दूसरा कथन आपका क्या है कि समाज में उच्च स्तर पर सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। एकदम सही बात है, पांड्य राजवंश से विशेष तौर पे मिलता है। तो दूसरा कथन जो है वो भी सत्य है। तो आपका एक और दो दोनों सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि संगमकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इस काल में कृषि मुख्य व्यवसाय था एवं चावल सबसे प्रचलित फसल थी। भाई दक्षिण भारत में चावल ही सबसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ तो आपको वैसे भी पता है। तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं आप लोग, क्योंकि कभी आप दक्षिण भारत जाएंगे तो आपको इडली डोसा, इडली सांभर, यही सब खाने को मिलेगा। तो कृषि मुख्य व्यवसाय था। भाई कृषि मुख्य व्यवसाय आपका सिंध घाटी सभ्यता से हो चुका है। नवपाषाण काल में कृषि आपका स्टार्ट होता है, सिंध घाटी सभ्यता में उसका काफ़ी ज़्यादा प्रचलन होता है। तो कृषि मुख्य व्यवसाय था, एकदम सही बात है। और चावल सबसे प्रचलित फसल थी, ये भी कथन सत्य है। इस काल में आपके सूती वस्त्र उद्योग के भी प्रमाण प्राप्त हुए, दूसरा कथन भी सत्य है। तो एक और दो दोनों सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन क्या है कि संगम युग की महत्वपूर्ण विशेषता इसका आंतरिक और बाहरी व्यापार था। कारण क्या है कि अगस्टस, टाइबेरियस और नीरो जैसे रोमन सम्राटों द्वारा जारी किए गए कई सोने और चांदी के सिक्के तमिलनाडु में पाए गए हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए जो संगम काल था उसमें जो है आंतरिक और बाह्य व्यापार होता था, और ऐसा नहीं कि संगम काल में ही होता था, सिंध घाटी सभ्यता से चला आया है तो संगम काल में भी होगा। भाई संगम काल तो एक हिसाब से सिंध घाटी सभ्यता के बहुत बाद आता है ना। तो संगम युग की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि आंतरिक और बाह्य व्यापार होता था। तो प्रथम कथन पूरी तरीके से सत्य है। और ये व्यापार होता था ये हमें पता कैसे चलता है, क्योंकि तमिलनाडु में आपके आगस्टस, टाइबेरियस, नीरो जैसे जो रोमन सम्राट थे उन्होंने जो सिक्के जारी किए थे सोने और चांदी के, वो सिक्के हमें तमिलनाडु में मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि भाई कुछ ना कुछ वो खरीदते थे। जैसे पांड्य शासक थे, मोतियों का बढ़िया व्यापार करते थे। हाथी दांत अपने यहाँ प्रचलित थे, हाथी दांत जाते थे, आभूषण जाते थे। तो जाहिर सी बात है वो पैसे भेजते थे और यहाँ से वो सामान जाता था। तो आगस्टस, टाइबेरियस और नीरो के जो सिक्के मिले वो तमिलनाडु से मिले। तो पहला कथन सही है और कारण भी सही है, और जो आपका आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ए सही हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से समूह की वस्तुएं संगम काल में निर्यात की जाती थी। निर्यात का मतलब होता है बेचना। कोई चीज़ आप बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसे निर्यात कहा जाता है। वहीं जब आप कोई चीज़ मंगाते हैं या इंपोर्ट कह सकते हैं तो उसे आयात कहा जाता है। मतलब खरीदना मतलब आयात, बेचना मतलब निर्यात। तो यहाँ पर पूछा गया कि भाई जो संगम काल था उसमें कौन सी वस्तुएं ऐसी थी जो निर्यात की जाती थी, बेची जाती थी। भाई आपके जो टाइबेरियस, नीरो, ये सब रोमन सम्राट थे, इनके अगर सिक्के मिले तमिलनाडु में तो ये क्या खरीदते थे, तो ये हाथी दांत के उत्पाद खरीदते थे, मोतियाँ खरीदते थे, बहुमूल्य रत्न खरीदते थे। क्योंकि आपका समुद्रवर्ती तट है तो वहाँ पर बहुत सारे बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं। तो पहला ही आपका सही हो जाएगा, ए राइट आंसर है। वही काली मिर्च भी खरीदते थे, अदरक भी खरीदते थे, लेकिन मीठी शराब नहीं खरीदते थे। मीठी शराब हमारे यहाँ के राजा खरीदते थे, जैसे बिंदुसार वगैरह आप देखते हैं तो मंगवाते थे। ठीक, तो दूसरा इसीलिए असत्य हो जाएगा। इलायची, दालचीनी भी हम बेचते थे, लेकिन सोना, सोना मंगवाया जाता था। दालचीनी, हल्दी, ये भी जो है बेचते थे, लेकिन मीठी शराब। तो फिलहाल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि संगम काल में डैश डैश शहर विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया, क्योंकि कीमती सामान वाले बड़े जहाज इस बंदरगाह में प्रवेश करते थे। देखिए कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा बंदरगाह था जो कि कीमती सामान वाले बड़े जहाज आते थे वहां पर और वहां से विदेशी व्यापार होता था। तो ये आपका पुहार बंदरगाह था, बी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अरिकमेडु भी बंदरगाह है, कुरकई भी बंदरगाह है, मरक्कनम भी है। कुरकई आपको पता है पांड्य शासकों की प्रथम राजधानी हुआ करती थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इसे शिक्षा और साहित्य की दृष्टि से स्वर्णिम काल कहा जाता है। एकदम सही बात है। जो शिक्षा और साहित्य था इस समय बहुत ही विकसित था। भाई इतने ज़्यादा ग्रंथ लिखे गए,
संगम का मतलब ही होता है कवियों का सम्मेलन, और कवियों का सम्मेलन हो रहा है तो साहित्य से रिलेटेड ही बात होगी। दूसरे संगम में तुलकपियम नाम का ग्रंथ मिलता है, तीसरे संगम में बहुत ज़्यादा महाकाव्य और सामूहिक ग्रंथ मिलते हैं। तो शिक्षा और साहित्य की दृष्टि से स्वर्णिम काल था, एकदम सही बात है। दूसरा कथन क्या है कि इस काल में शिक्षक को कड़कट्टम तथा शिक्षा पाने वाले को पिल्ले कहा जाता था। ये भी कथन आपका सत्य है। शिक्षक जो होते थे उन्हें कड़कट्टम कहा जाता था, वहीं जो शिक्षा पाने वाले होते थे, शिष्य जो होते थे, उन्हें पिल्ले कहा जाता था। आजकल किसी को पिल्ले कह दो तो बुरा मान जाएगा, जाहिर सी बात है। कड़कट्टम शब्द से एक चीज आपको और याद आनी चाहिए, कड़ग्गी। कड़ग्गी यानी पत्नी पूजा की प्रथा सेनगुट्टवन, जो कि चेर वंश का सबसे महान शासक था, उसने चालू किया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। वैसे कड़कट्टम शिक्षक को कहा जाता है, दूसरा कथन भी सत्य है। इस काल में विद्यार्थी शिक्षा पूरी करने के बाद शिक्षकों को गुरु दक्षिणा देते थे, तीसरा कथन भी सत्य है। लगभग पुरातन काल में ये चीज़ें चलती रही है कि जो शिक्षा पाने के बाद गुरु दक्षिणा की प्रथा थी। तो यहाँ फिलहाल आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी सही है। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संगम काल में भूमि मापन की इकाई थी। तो जो भूमि मापन की इकाई होती थी संगम काल में, उसे माहोती कहा जाता था। वहीं अंबानम जो होती थी वो अनाज मापन की इकाई को कहा जाता था। सी फिलहाल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। संगम काल में अवनम थे, यानी अवनम किसे कहा जाता था, तो बाजार जो होते थे उन्हें अवनम कहा जाता था। जैसे आप आजकल बाजार कहते हैं, उस समय अवनम कहा जाता था। वही माप की इकाई की बात मैंने की कि भाई माहोती जो होती थी भूमि मापन की इकाई होती थी, अंबानम आपके अनाज मापन की इकाई होती थी। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। कथन क्या है कि संगम काल में भूमि अधिकतर वेल्लाल जाति के हाथों में थी जो धनी कृषक वर्ग थे। वही कारण आपका क्या है कि वेल्लाल के प्रमुख को वेलिर कहा जाता था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो पहला कथन आपका क्या है कि संगम काल में जो भूमि अधिकतर वेल्लाल जाति के हाथों में होती थी, ये एकदम सही बात है। वेल्लाल का मतलब ही होता था धनी कृषक, और धनी कृषक का मतलब क्या होगा, जिसके पास ज़्यादा भूमि होगी उसी को आप धनी कृषक कहेंगे। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है उसे आप व्यापारी कहते हैं, लेकिन जिसके पास ज़्यादा भूमि है उसे आप धनी कृषक कहेंगे, और धनी कृषक को उस समय वेल्लाल कहा जाता था। वही जो आपका कारण है कि वेल्लाल के प्रमुख को वेलिर कहा जाता था, ये भी सही है, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि वेल्लाल के प्रमुख को वेलिर कहा जाता था इसलिए वो ज़्यादातर भूमि उनके पास थी। ये कोई आपका रीजन नहीं बनता है। तो ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि संगम काल में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कहते थे, तो कडेसियर कहते थे। कडेसियर जो होते थे वो आपके संगम काल में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता था। वहीं वेल कह लीजिए, आरसू कह लीजिए या वेलिर कह लीजिए, ये आपके क्या होते थे, धनी कृषक होते थे। वहीं पांड्य राज्य को आपके कविदी कहा जाता था। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, कथन ए है, दूसरा कारण आर है। संगम काल में भूमि अधिकतर वेल्लाल जाति के हाथों में थी जो धनी कृषक वर्ग था। कारण है वेल्लाल के प्रमुख को वेलिर कहा जाता था। ये वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, बी राइट आंसर होगा। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। कथन क्या है कि संगम काल में राजा को मन्नम, वंदन, कारवेन इत्यादि उपाधियां दी गई थी। वंदन की मैंने बात की थी, इंद्र को कहा जाता था, पता है आपको। कारण क्या है, ये उपाधियां राजा एवं देवता दोनों के लिए होती थी। तो दोनों कथन सत्य हैं। जो मन्नम, वंदन, कारवेन है, ये फिलहाल तो राजा को भी उपाधियां दी जाती थी, और वंदन जैसा कि इंद्र को भी कहा गया है, तो देवताओं को भी ये उपाधियां दी गई थी। तो कथन भी आपका सही है, कारण भी सही है, लेकिन कथन का कारण से कोई रिलेशन नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर कल कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो आपका संगम काल था उसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, तो राजतंत्रात्मक थी, वंशानुगत शासन होता था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, संगम काल में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कहते थे, ये मैंने पहले ही बता दिया, कडेसियर होते थे। वहीं वेल आरसू जो होते थे वो आपके धनी कृषकों को कहा जाता था। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, शिल्पाधिकारम में संगम कालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के साथ विदेशी व्यापार का भी उल्लेख मिलता है। एकदम सही बात है। जो शिल्पाधिकारम ग्रंथ है आपका, एक महाकाव्य है
जो कि आपके इलांगो अधिगल ने लिखा है। तो शिल्पाधिकारम में संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक जीवन और विदेशी व्यापार के बारे में बताया गया है। अब कोई भी महाकाव्य हो तो उसमें एक नायक होता है, नायिका होती है। जैसे आपका अभिज्ञान शकुंतलम है, उसमें जो है नायक नायिका है, भरत है आपके नायक है, शकुंतला जो है नायिका है। तो उसी तरीके से इस महाकाव्य में भी नायक और नायिका की भूमिका है। तो दूसरा कथन इसी पर है कि इस महाकाव्य की नायिका कोलन और माधवी की पुत्री मणिमेखले हैं। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि नायिका कोयलन नहीं है। कोलन जो आपके हैं वो नायक है, नायिका है आपकी कनग्गी। कनग्गी क्या है? वो नायिका है। माधवी जो आपकी हो राजनर्तकी है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और माधवी की पुत्री मणिमेखले होती है, तो मणिमेखले आपके शीतले सतनार लिखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर नायक आपके कोलन है, नायिका कनग्गी है और माधवी जो है वो राजनर्तकी है। दूसरा कथन सत्य है, पहला सत्य है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से सुमेलित है। भाई तमिल संगम है और उनके अध्यक्ष हैं। जैसे प्रथम संगम हुआ था मदुरै में, दूसरा कपाटपुरम में हुआ, तीसरा फिर मदुरै में हुआ। तो उस समय अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, अध्यक्ष कौन थे, इस पर चर्चा की गई है। तो जो प्रथम संगम था उसकी अध्यक्षता आपकी अगस्त ऋषि ने की थी। और ये संगम मैंने पहले ही बताया है, प्रथम संगम मदुरै में आयोजित किया जाता है। नलियुकोडन के बारे में मैंने पहले बताया, अंतिम ज्ञात पांड्य शासक नलियुकोडन है। तो दूसरे संगम की अध्यक्षता आपके नलियुकोडन ने नहीं की थी, इसकी अध्यक्षता भी आपके अगस्त ऋषि ने ही की थी। तो दूसरा कथन आपका असत्य हो जाएगा। मतलब प्रथम संगम की अध्यक्षता भी अगस्त ऋषि करते हैं और दूसरे के भी जो है अगस्त ऋषि ही जो है अध्यक्षता करते हैं। तीसरा संगम जो होता है तृतीय संगम, उसकी अध्यक्षता आपके नक्कीरर करते हैं। तीसरा कथन सत्य है। तो पहला और तीसरा सत्य है। देखिए प्रथम संगम आपका मदुरै में होता है, दूसरा संगम आपका कपाटपुरम, तीसरा फिर से मदुरै में होता है। प्रथम और द्वितीय की अध्यक्षता आपके अगस्त ऋषि करते हैं, तीसरे के नक्कीरर करते हैं। देखिए अगस्त ऋषि को जो है दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि जो दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का प्रचार प्रसार किया है वो अगस्त ऋषि ने ही किया है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर 1 और 3 आपका राइट आंसर है, बी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि संगम काल में राजा के सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा को डैश डैश कहते थे। मतलब जो राजा का सर्वोच्च न्यायालय होता था या राज्यसभा कह लीजिए, तो उसे क्या कहा जाता था संगम काल में? तो उसे क्या कहा जाता था? मनरम कहा जाता था। बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि जीवक चिंतामणि तमिल के प्रमुख महाकाव्यों के अंतर्गत आता है। महाकाव्य आपके तीसरे संगम काल में मिलते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे आप। और जीवक चिंतामणि तमिल का एक प्रमुख महाकाव्य है। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है, एकदम सही है, इसके साथ हम जाएंगे। दूसरा कथन क्या है कि इसमें जन्म से मोक्ष तक आत्मा की यात्रा का वर्णन है। मतलब किस तरीके से आप जन्म लेते हैं, किस तरीके से आपका जीवन व्यतीत होता है, फिर आपकी मृत्यु होती है, फिर जो है मोक्ष को प्राप्त होते हैं, आत्मा किस तरीके से यात्रा करती है, पृथ्वी से स्वर्गलोक कैसे जाती है। तो ये सारी चर्चा जो की गई है वो जीवक चिंतामणि नाम के एक तमिल ग्रंथ में की गई है, जो कि आपका तमिल का एक प्रमुख महाकाव्य भी है। तो दूसरा कथन भी आपका सत्य है। मतलब पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। जीवक चिंतामणि ऐसा ही ग्रंथ है जिसमें मोक्ष तथा आत्मा की यात्रा का प्रमुख वर्णन किया गया है। तो 1 और 2 आपका सही है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में पूरा साम्राज्य मंडलम कहलाता था। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। मैंने पहले ही बताया, जो आपका चोल साम्राज्य था, चोल राजवंश के शासक थे, वो जहाँ पर राज्य करते थे, जैसे आपका मुख्य क्षेत्र उनका कावेरी डेल्टा था, तो वहाँ पर उसे चोल मंडलम कहा जाने लगा था। तो संगमकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में पूरा साम्राज्य मंडलम कहा जाता था। संगम साहित्य में महिला शासिका का भी उल्लेख है, ये गलत बात है। किसी भी महिला शासिका का उल्लेख किसी भी ग्रंथ में, किसी महाकाव्य में नहीं मिलता है। हाँ, महिला कवियत्रियों का उल्लेख जरूर मिलता है, लेकिन महिला शासिका का उल्लेख नहीं मिलता है। तो प्रथम कथन सत्य है, दूसरा असत्य है, केवल ए सही हो जाएगा, ए राइट आंसर है आपका। 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक आपका बृहद्रथ था। आपको पता होगा कि जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं।
उनके बाद बिंदुसार आते हैं, फिर अशोक आते हैं, और जो अंतिम शासक होता है मौर्य साम्राज्य का वो बृहद्रथ होता है। और बृहद्रथ की हत्या जो करते हैं उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग कर देते हैं और गद्दी पर बैठ जाते हैं। पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं वो एक ब्राह्मण वंशीय शासक होते हैं। वहीं वासुदेव जो है वो आपके कर्ण वंश के संस्थापक हैं। ये आपके शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके गद्दी पर बैठेंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भरहूत स्तूप के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? तो जो भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया है वो आपके पुष्यमित्र शुंग ने करवाया है, और हिंदू धर्म के उत्थान के लिए इन्होंने भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था। शुंग वंश के अंतिम शासक आपके देवभूति होते हैं, जिनकी हत्या आपके वासुदेव कर देते हैं, जो कि कर्ण वंश के संस्थापक हैं। अशोक के बारे में आपको पता ही है कि मौर्य वंश के एक अच्छे शासक थे, महान शासक थे। वहीं चंद्रगुप्त प्रथम आपके गुप्त वंश के शासक हैं। देखिए, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य लिखा है समझ जाओ कि मौर्य वंश के हैं, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जहाँ लिखा है समझ जाओ कि वो गुप्त वंश के हैं। गुप्त वंश की चर्चा हम आगे करेंगे। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि कर्ण वंशी शासक शुंगों के उत्तराधिकारी थे। जो कर्ण वंश के शासक थे वो शुंगों के यहाँ उत्तराधिकारी थे। तो जाहिर सी बात है जो वासुदेव थे वो कर्ण वंश के संस्थापक थे और वो सेनापति हुआ करते थे देवभूति के यहाँ। देवभूति की हत्या करके वो गद्दी पर बैठते हैं। तो प्रथम कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसके अधिकारी वसुदेव ने कर्ण वंश की नींव डाली, ये कथन भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कर्ण वंश की जो स्थापना होती है वो 75 ईसा पूर्व में होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 75 ईसा पूर्व से लेकर के 30 ईसा पूर्व तक इनका शासन व्यवस्था चलता है। अब देखिए कर्ण वंश आया है, कोई भी वंश आता है तो उसके जाने का टाइम भी होता है। तो कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। तो कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था, मतलब आखिरी शासक कौन था? तो इनके जो आखिरी शासक थे वो सुशर्मा थे। सुशर्मा के ही सेनापति आपके सिमुख होते थे। सिमुख इनकी हत्या कर देते हैं और गद्दी पर बैठ जाते हैं और सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं। देखिए जो भी आपके वंश चल रहे हैं, वो चाहे शुंग वंश हो, कर्ण वंश हो, आपका सातवाहन वंश हो, ये सारे के सारे ब्राह्मण वंश हैं। पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं शुंग वंश की स्थापना करते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक आपका देवभूति होता है। देवभूति की हत्या आपके उन्हीं के सेनापति वासुदेव कर देते हैं और कर्ण वंश की स्थापना करते हैं। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा होते हैं। सुशर्मा की हत्या सिमुख कर देते हैं और गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो ये सारा क्रम चलता रहता है। और वही देखिए भूमि मित्र जो है ये वासुदेव के आपके पुत्र हैं। भूमि मित्र के जो पुत्र हैं वो नारायण हैं, मतलब ये कर्ण वंश के ही शासक हैं। तो फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। सातवाहन वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो भाई सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख हो जाएंगे, सुशर्मा की हत्या यही करते हैं। लेकिन सातवाहन वंश का अगर आ जाए वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है, जो कि सिमुख के बेटे होते हैं। लेकिन जो सातवाहन वंश चालू होता है तो इनके एक छोटे भाई होते हैं कर्ण नाम के। तो क्योंकि गौतमी पुत्र सातकर्णी बहुत छोटे होते हैं तो कुछ समय के लिए कर्ण गद्दी पर बैठते हैं, और जब वो योग्य हो जाते हैं यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी बड़े हो जाते हैं तो वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख को कहा जाता है। सातवाहन वंश का अगर वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है, जो कि सातवाहन वंश के सबसे महान राजा हुए हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी ही ऐसे शासक थे जिन्होंने भूमि दान की प्रथा चालू की थी। अगर कल को आ जाए भूमि दान की प्रथा किस राजवंश ने चालू की, तो सातवाहन वंश ने चालू की। अगर शासक पूछ ले तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने चालू की थी। और ये पता हमें चलता है नानाघाट अभिलेख से। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, इसका उल्लेख भी नानाघाट अभिलेख से मिलता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दक्षिणापति की उपाधि भी धारण की थी, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शक जो है पूर्वी ईरान से होकर आए, ये आपका पहला कथन है। दूसरा है शक नरेशों के भारतीय प्रदेशों के शासक क्षत्रप कहे जाते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए जो भारत में शक आते हैं ना वो पूर्वी ईरान से होकर ही आते हैं, एकदम सही बात है, पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। और जो शक नरेशों के भारतीय प्रदेशों के शासक होते हैं उन्हें क्षत्रप कहा जाता था, ये दूसरा कथन भी सत्य है।
तो अगर कल को पूछ ले कि भाई क्षत्रप किसे कहा जाता है, तो जो शक नरेशों के भारतीय प्रदेश के शासक थे उन्हें क्षत्रप कहा जाता था। ये आप अपने जहन में बैठा लीजिए। तो पहला कथन दूसरा कथन दोनों सत्य हैं, 1 2 सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो शकों का शासन था ना, वो फिलहाल तो पूरे भारत पे था एक हिसाब से, लेकिन आपका जो पश्चिमोत्तर भारत था, जैसे तक्षशिला वगैरह हो गया, तो वहाँ पर शासन व्यवस्था इनकी थी। मथुरा पे भी था, दक्षिण में आपका महाराष्ट्र, उज्जैनी आपका, तो हर जगह लगभग था। और शक नरेश के जो भारतीय प्रदेश के शासक थे उन्हें क्षत्रप कहा जाता था। रुद्रदामन महाक्षत्रप थे, मतलब एक होता है क्षत्रप और रुद्रदामन क्या थे, महाक्षत्रप थे। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आपको बहुत बार मिलेगा, मतलब पूरे इतिहास में, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं हमें, तो उसके बारे में चर्चा होती रहेगी। पल्लव वंश के शासक संबंधित थे, ये आपका 45 नंबर क्वेश्चन है। तो पार्थिया से संबंधित थे भाई, जो आपके पार्थियन वंश के लोग हैं वो पार्थिया से संबंधित थे, और पल्लव वंश के शासक भी आपके पार्थिया से संबंधित थे। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे नासिक अभिलेख में आदितीय ब्राह्मण कहा गया है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को आदितीय ब्राह्मण कहा गया। आदितीय का मतलब होता है जिसकी तरह का दूसरा नहीं है। गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, इन्होंने जो है शक शासक नहपान को पराजित किया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि भाई शक शासक नहपान को किसने पराजित किया था, या किस सातवाहन वंश के शासक ने पराजित किया था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया था। इनकी जो सैनिक सफलताओं के बारे में पता चलता है वो नासिक अभिलेख से पता चलता है। नासिक अभिलेख से एक चीज़ और पता चलती है कि इन्होंने वेड़ा कटक नाम का एक शहर भी बसाया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं आपका नहपान देखिए शक शासक थे, इनको इन्होंने हराया था। वहीं वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी थे, इन्होंने गौतमी पुत्र सातकर्णी को हराया था। मतलब इन्होंने नहपान को हराया तो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने गौतमी पुत्र सातकर्णी को हराया था। और वहीं वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी जो थे वो ऐसे शासक थे जिनका रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में पता चलता है कि इन्होंने रुद्रदामन की पुत्री से शादी की थी, उनसे विवाह किया था। और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने एक नहीं दो बार गौतमी पुत्र सातकर्णी को हराया। मतलब एक महान शासक को भी किसी ने हराया है तो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने हराया है। ये चीज़ भी ध्यान रखना आप लोग। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शासक को पुराण में प्रबोमा कहा गया है। तो प्रबोमा जिसे कहा गया वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को ही कहा गया है। मैंने पहले ही बताया भाई कि रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख में पता चलता है कि इन्होंने गौतमी पुत्र सातकर्णी को 2 बार हराया था, ठीक, और साथ में इन्होंने रुद्रदामन की जो पुत्री थी उसके साथ शादी भी की थी। इन्हें प्रबोमा भी कहा जाता है। महाराज और दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी इन्हें मिली है। अब देखिए यज्ञश्री सातकर्णी आपको पता है कि ये अंतिम शासक हैं आपके सातवाहन वंश के। वहीं गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में आपको पता ही है। तो फिलहाल यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रबोमा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। तो यज्ञश्री सातकर्णी जो है सातवाहन वंश के अंतिम शासक थे। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने गौतमी पुत्र सातकर्णी को हराया था। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इक्ष्वाकु वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि ये सातवाहनों के सामंत थे। दूसरा कथन क्या है, ये बौद्ध धर्म के पोषक थे। दोनों कथन आपके सत्य हैं। जो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे, जो सबसे पहले शासक होते हैं, श्री शांत मूल होते हैं, और ये सातवाहनों के यहाँ सामंत थे, एकदम सही बात है। और ये बौद्ध धर्म के पोषक थे, ये भी आपका सही बात है। जो ये आपके सामंत थे ये कृष्णा गुटुर क्षेत्र के सामंत बनाए गए थे। श्री शांत मूल जो इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक थे, एक हिसाब से कह लीजिए प्रथम शासक थे। इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था और वीर पुरुष दत्त की इन्हें उपाधि भी दी जाती है। नागार्जुन कोंडा स्तूप से पता चलता है कि श्री शांत मूल को वीर पुरुष दत्त की उपाधि मिली थी। और इक्ष्वाकु वंश बौद्ध धर्म का पोषक था। पोषक का मतलब होता है पोषण करने वाला। तो फिलहाल 1 2 आपका दोनों सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, चेदी वंश का संस्थापक था। चेदी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो महामेघवाहन जो थे वो चेदी वंश के संस्थापक थे। चेदी वंश का जो महानतम शासक हुआ है वो खारवेल हुआ है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख आप कितनी बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो पता होना चाहिए भाई खारवेल किस वंश से संबंधित था। तो खारवेल आपका चेदी वंश से संबंधित था।
श्री शांतमूल के बारे में मैंने बताया ही, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है, इक्ष्वाकु वंश के प्रथम शासक हैं। वहीं वीर पुरुष दत्त की इन्हें उपाधि दी जाती है। और ये पता कहाँ से चलता है, नागार्जुन कोंडा स्तूप से पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, अगर सिलेक्शन लेना है बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।